हम अपनी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा सोते हुए बिताते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्यों? अगर नींद सिर्फ आराम के लिए होती, तो प्रकृति ने हमें इतना लंबा समय सोने के लिए मजबूर क्यों किया? मैथ्यू वॉकर की किताब वाई वी स्लीप हमें इस रहस्य के भीतर ले जाती है। यह किताब बताती है कि नींद कोई आलस नहीं, बल्कि दिमाग और शरीर की सबसे शक्तिशाली मरम्मत प्रणाली है। नींद हमारी याददाश्त बनाती है, भावनाओं को संतुलित करती है, रोगों से बचाती है और यहाँ तक कि हमारी उम्र भी बढ़ा सकती है। इस किताब के पन्नों में छिपा है एक चौंकाने वाला सच। अगर आप नींद को नजरअंदाज करते हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य, सफलता और जीवन की गुणवत्ता से समझौता कर रहे हैं। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें और समझें, हम सोते क्यों हैं और सही नींद कैसे हमारी जिंदगी बदल सकती है। नींद विज्ञान पर एक न्यूरोसाइंटिस्ट की व्यापक खोज, जो बताती है कि नींद शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की आधारशिला क्यों है, आधुनिक जीवन इसे कैसे नष्ट करता है और जब आपको पर्याप्त नींद नहीं मिलती तो आपके मस्तिष्क और शरीर के साथ क्या होता है। मुख्य निष्कर्ष: वयस्कों को 7-9 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है और मुझे केवल 6 घंटे की नींद चाहिए लगभग हमेशा आत्मछलावा होता है। नींद की कमी संचयी होती है, आप सप्ताहांत में पूरी नहीं कर सकते, नुकसान बढ़ता जाता है। रेम और एनआरईएम नींद अलग अलग कार्य करती हैं। स्मृति, सीखने और भावनात्मक नियंत्रण के लिए दोनों आवश्यक हैं। सीखने से पहले की नींद मस्तिष्क को जानकारी ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। सीखने के बाद की नींद उसे स्थायी बनाती है। मध्यम स्तर की नींद की कमी भी संज्ञानात्मक क्षमता को उतना ही नुकसान पहुंचाती है जितना शराब के नशे में होता है। दीर्घकालिक नींद की कमी से कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, अल्जाइमर और मानसिक रोगों का खतरा बढ़ जाता है। कैफीन, शराब और स्क्रीन आधुनिक जीवन में नींद को सबसे अधिक बाधित करने वाले 3 कारक हैं। आपकी सर्कैडियन रिदम आनुवंशिक होती है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से नाइट आउल होते हैं और इसके विरुद्ध जाना हानिकारक होता है। सारांश: नींद पर मैंने अब तक जो भी पढ़ा है, उनमें यह सबसे व्यापक और प्रभावशाली पुस्तक है। यह पुस्तक पढ़कर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अच्छी नींद लेना जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ है और यह पुस्तक आपको भी उसी निष्कर्ष तक पहुंचाएगी। यह नींद पर अब तक हुए वैज्ञानिक शोध का सार प्रस्तुत करती है और बताती है कि नींद अल्पकालिक और दीर्घकालिक रूप से हमारी संज्ञानात्मक और शारीरिक क्षमता को कैसे प्रभावित करती है तथा अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिसमें अक्सर खराब नींद पैदा करने वाली चीजों से बचना शामिल है। यह पुस्तक सभी के लिए अनुशंसित है क्योंकि नींद हम सभी को प्रभावित करती है। यह पुस्तक किसे पढ़नी चाहिए? वे लोग जो नियमित रूप से 7 घंटे से कम सोते हैं और सोचते हैं कि वे ठीक हैं, माता-पिता जो अपने बच्चों की नींद की जरूरतों को समझना चाहते हैं, उच्च प्रदर्शन क्षेत्रों के पेशेवर, कार्यकारी, खिलाड़ी, डॉक्टर, अनिद्रा या खराब नींद की गुणवत्ता से जूझ रहे लोग, वे लोग जो यह समझना चाहते हैं कि हम अपने जीवन का 1/3 हिस्सा बेहोशी में क्यों बिताते हैं। पसंदीदा उद्धरण: आपकी नींद जितनी कम, आपकी जीवनावधि उतनी ही कम। नींद वह सबसे प्रभावी चीज है जिससे हम हर दिन अपने मस्तिष्क और शरीर के स्वास्थ्य को रीसेट कर सकते हैं। औद्योगिक देशों में नींद का विनाश हमारे स्वास्थ्य, कल्याण, यहाँ तक कि हमारे बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा पर भी विनाशकारी प्रभाव डाल रहा है। मनुष्य एकमात्र प्रजाति है जो बिना किसी स्पष्ट लाभ के जानबूझकर खुद को नींद से वंचित करती है। मस्तिष्क में कोई भी प्रमुख अंग या प्रक्रिया ऐसी नहीं है जो नींद से बेहतर न होती हो। नियमित रूप से 6 या 7 घंटे से कम सोना आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है। निराशा और आशा के बीच सबसे अच्छा पुल एक अच्छी रात की नींद है। कैफीन का औसत अर्ध जीवन 5 से 7 घंटे होता है। यदि आप दोपहर 2 बजे कॉफी पीते हैं,
तो आधी रात तक लगभग 25% कैफीन आपके शरीर में मौजूद रहता है। वयस्कों को कितनी नींद चाहिए? मैथ्यू वॉकर के अनुसार वयस्कों को प्रति रात 7-9 घंटे की नींद चाहिए। वे बताते हैं कि आनुवंशिक रूप से 6 घंटे या उससे कम नींद पर बिना किसी नुकसान के जीवित रह सकने वाले लोगों का प्रतिशत लगभग 0.1% से भी कम है। जो लोग कम नींद की जरूरत का दावा करते हैं, वे आमतौर पर अपनी संज्ञानात्मक क्षति से अनजान होते हैं। नींद के चरण कौन कौन से हैं? नींद 2 मुख्य प्रकारों में होती है, NREM नॉन रैपिड आई मूवमेंट और REM रैपिड आई मूवमेंट। NREM के चरण 1-4 होते हैं, जिनमें चरण 3-4 गहरी नींद होते हैं, जो शारीरिक पुनर्स्थापन और स्मृति सुदृढ़ीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। REM नींद में अधिकतर सपने आते हैं और यह भावनात्मक प्रसंस्करण तथा रचनात्मक समस्या समाधान के लिए आवश्यक है। एक पूरा चक्र लगभग 90 मिनट का होता है। पर्याप्त नींद न मिलने पर क्या होता है? नींद की कमी निम्न को प्रभावित करती है: संज्ञानात्मक क्षमता, ध्यान, स्मृति, निर्णय, प्रतिरक्षा प्रणाली, कैंसर का जोखिम, बीमारी की संभावना, भावनात्मक नियंत्रण, चिंता, अवसाद, चयापचय स्वास्थ्य, वजन बढ़ना, मधुमेह, हृदय स्वास्थ्य, हृदय रोग, स्ट्रोक और यहां तक कि DNA मरम्मत। इसके प्रभाव संचयी होते हैं और कई बार अपरिवर्तनीय होते हैं। क्या कैफीन नींद को प्रभावित करता है? हां, अत्यधिक रूप से। कैफीन का अर्ध जीवन 5-7 घंटे होता है। दोपहर 2 बजे की कॉफी का 25% कैफीन आधी रात तक शरीर में रहता है। कैफीन गहरी NREM नींद को भी कम करता है, भले ही आपको नींद आ जाए। वॉकर दोपहर के बाद कैफीन से बचने की सलाह देते हैं। क्या सप्ताहांत में नींद पूरी की जा सकती है? दुर्भाग्य से नहीं। नींद का कर्ज पूरी तरह नहीं चुकाया जा सकता। अतिरिक्त नींद कुछ मदद कर सकती है, लेकिन दीर्घकालिक नींद की कमी से हुआ नुकसान पूरी तरह ठीक नहीं होता। नियमित नींद कभी-कभार की भरपाई से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। बेहतर नींद के लिए मैथ्यू वॉकर के सुझाव: 1. नियमित नींद समय रखें, सप्ताहांत में भी। 2. दोपहर के बाद कैफीन से बचें। 3. सोने से पहले शराब ना लें। 4. शयन कक्ष ठंडा रखें, 18 डिग्री सेल्सियस आदर्श। 5. शाम को नीली रोशनी कम करें। 6. सोने से 1-2 घंटे पहले स्क्रीन से दूर रहें। 7. दिन में प्राकृतिक रोशनी लें। 8. बिस्तर में जागते न रहें, न आए तो उठकर शांत गतिविधि करें। भाग 1 नींद नाम की यह चीज। अध्याय 1 सोना। जितनी कम आपकी नींद होगी, उतनी ही कम आपकी जीवन अवधि होगी। नींद वह सबसे प्रभावी चीज है जो हम हर दिन अपने मस्तिष्क और शरीर के स्वास्थ्य को रीसेट करने के लिए कर सकते हैं। अध्याय 2 कैफीन, जेट लैग और मेलाटोनिन। आपकी सर्कैडियन रिद्म 2 कारकों में से एक है जो जागने और सोने को निर्धारित करती है। मेलाटोनिन पूरे शरीर में अंधकार का संकेत देकर नींद के समय को नियंत्रित करने में मदद करता है, लेकिन स्वयं नींद उत्पन्न करने में इसका प्रभाव बहुत कम होता है। नींद का दबाव, जो आपके मस्तिष्क में एडेनोसिन नामक रसायन के जमा होने से पैदा होता है, नींद आने को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है। कैफीन लगभग 30 मिनट बाद उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके काम करता है जिन पर एडेनोसिन प्रभाव डालता है। कुछ लोग कैफीन को दूसरों की तुलना में तेजी से प्रोसेस करते हैं और उम्र बढ़ने के साथ हमारी यह क्षमता कम प्रभावी हो जाती है। नींद की कमी पहचानने के लिए अगर आप अलार्म घड़ी न लगाएं, तो क्या आप समय पर जाग पाएंगे? क्या आप चीजों को बार बार पढ़ते हुए पाते हैं? क्या आप दोपहर से पहले बिना कैफीन के पूरी तरह प्रभावी ढंग से काम कर पाते हैं? अध्याय 3 नींद की परिभाषा और निर्माण। सूचना प्रसंस्करण के संदर्भ में जागृत अवस्था को मुख्यतः ग्रहण, दुनिया को अनुभव करना और लगातार सीखना, NREM नींद को चिंतन,
नई जानकारियों और कौशलों को संचित और मजबूत करना और रेम नींद को एकीकरण, इन सभी जानकारियों को आपस में तथा पिछले सभी अनुभवों के साथ जोड़ना और इस प्रक्रिया में यह समझ बनाना कि दुनिया कैसे काम करती है, जिसमें नए विचार और समस्या समाधान क्षमताएं शामिल हैं, के रूप में समझें। विकास ने रेम नींद के दौरान मांसपेशियों की गतिविधि को क्यों प्रतिबंधित किया? क्योंकि मांसपेशियों की गतिविधि समाप्त करके आपको अपने सपनों को वास्तविक जीवन में करने से रोका जाता है। अध्याय 4 वानर बिस्तर, डायनासोर और आधे मस्तिष्क के साथ झपकी। यह तथ्य कि मनुष्य और सभी अन्य प्रजातियां कभी भी उस नींद की भरपाई नहीं कर सकते जिसे हम पहले खो चुके हैं, इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक है, जिसके दुखद परिणामों का वर्णन मैं अध्याय 7 और 8 में करूंगा। हमें कैसे सोना चाहिए? विकसित देशों में अधिकांश वयस्क वर्तमान में मोनोफेसिक पैटर्न में सोते हैं, अर्थात हम रात में एक ही लंबी नींद लेने की कोशिश करते हैं, जिसकी औसत अवधि अब 7 घंटे से भी कम है। उन संस्कृतियों में जाए जो बिजली से अछूती हैं, तो सर आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। शिकारी संग्रहकर्ता जनजातियां, जैसे उत्तरी केन्या की गैब्रा या कालाहारी रेगिस्तान की सैन जनजाति, जिनकी जीवन शैली हजारों वर्षों से बहुत कम बदली है, बाइफेसिक पैटर्न में सोती हैं। ये दोनों समूह रात में लंबी नींद लेते हैं, बिस्तर में 7 से 8 घंटे, जिनमें लगभग 7 घंटे की वास्तविक नींद होती है। इसके बाद दोपहर में 30 से 60 मिनट की झपकी लेते हैं। इस उल्लेखनीय अध्ययन से स्पष्ट तथ्य यह है, जब हम बाइफेसिक नींद की प्राकृतिक प्रथा से अलग हो जाते हैं, तो हमारा जीवन छोटा हो जाता है। शायद यही कारण है कि ग्रीस के छोटे इलाकों में, जहां सिएस्ता अब भी प्रचलित है, जैसे इकारिया द्वीप, पुरुषों के 90 वर्ष की आयु तक पहुंचने की संभावना अमेरिकी पुरुषों की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक है। रेम नींद। रेम नींद मानव मस्तिष्क के भावनात्मक सर्किट्स को अत्यंत सूक्ष्मता से पुनः समायोजित और संतुलित करती है, जिस पर पुस्तक के भाग 3 में विस्तार से चर्चा की गई है। दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यदि आप इन व्यक्तिगत लाभों को समूहों और जनजातियों के भीतर और उनके बीच गुणा करें, जो सहस्राब्दियों से रेम नींद की बढ़ती तीव्रता और समृद्धि का अनुभव कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि भावनात्मक मस्तिष्क का यह रात्रिकालीन नींद पुनः संयोजन कितनी तेजी और घातीय रूप से विकसित हुआ होगा। रेम नींद रचनात्मकता को ऊर्जा प्रदान करती है। अध्याय 5 जीवनकाल के दौरान नींद में बदलाव। शराब रेम नींद को दबाने वाले सबसे शक्तिशाली तत्वों में से एक है, जिसे हम जानते हैं। बाल्यावस्था की नींद। गहरी NREM नींद में होने वाले बदलाव हमेशा मस्तिष्क के संज्ञानात्मक और विकासात्मक पड़ावों से कई सप्ताह या महीनों पहले होते हैं, जो प्रभाव की दिशा को दर्शाता है। गहरी नींद मस्तिष्क के परिपक्व होने की प्रेरक शक्ति हो सकती है, न कि इसके उलट। हम अभी भी विकास में नींद की भूमिका के बारे में अधिक सीख रहे हैं। फिर भी किशोरावस्था में नींद के समय की रक्षा करने के पक्ष में पहले से ही एक मजबूत तर्क मौजूद है, बजाय इसके कि नींद को आलस्य का संकेत मानकर नजरअंदाज किया जाए। मध्य आयु और वृद्धावस्था में नींद। यह मान्यता कि वृद्ध लोगों को कम नींद की आवश्यकता होती है, एक मिथक है। उन्हें मध्य आयु जितनी ही नींद चाहिए होती है, लेकिन वे उस अब भी आवश्यक नींद को उत्पन्न करने में कम सक्षम हो जाते हैं। जीवन के चौथे दशक में प्रवेश करते ही गहरी NREM नींद की विद्युत मात्रा और गुणवत्ता में स्पष्ट गिरावट आती है। उम्र के साथ नींद में बदलाव का दूसरा प्रमुख संकेत, जिसे वृद्ध लोग अधिक महसूस करते हैं, विखंडन है। जितनी अधिक उम्र होती है, उतनी ही बार हम रात में जागते हैं। नींद के विखंडन के कारण वृद्ध व्यक्तियों में नींद की दक्षता कम हो जाती है, जिसे बिस्तर में बिताए गए समय के दौरान सोए रहने के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। स्वस्थ किशोरावस्था में हमारी नींद दक्षता लगभग 95% होती है। संदर्भ के लिए, अधिकांश नींद विशेषज्ञ 90% या उससे अधिक नींद दक्षता को अच्छी गुणवत्ता वाली नींद मानते हैं।
कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, यदि उसकी नींद लंबे समय तक बाधित रहती है तो उसे शारीरिक समस्याएं, मानसिक स्वास्थ्य में अस्थिरता, सतर्कता में कमी और स्मृति क्षीणता का सामना करना पड़ेगा। बढ़ती उम्र में नींद का तीसरा परिवर्तन सर्कैडियन समय से जुड़ा होता है। किशोरों के विपरीत बुजुर्गों में अक्सर नींद के समय में पीछे की ओर खिसकाव होता है, जिससे वे दिन प्रतिदिन पहले सोने लगते हैं। अध्याय 6, यह बात आपकी मां और शेक्सपियर पहले से जानते थे। मस्तिष्क के लिए नींद के लाभ। नींद द्वारा मस्तिष्क को मिलने वाले अनेक लाभों में स्मृति, मेमोरी से जुड़ा लाभ विशेष रूप से प्रभावशाली और अच्छी तरह समझा गया है। नींद बार बार स्वयं को स्मृति के सहायक के रूप में सिद्ध करती है, सीखने से पहले, ताकि मस्तिष्क नई यादें बनाने के लिए तैयार हो सके, और सीखने के बाद, ताकि उन यादों को मजबूती से स्थिर किया जा सके और भूलने से रोका जा सके। अन्य प्रकार की स्मृति के लिए नींद। लगभग 1 दशक तक चले अपने शोध में मेरी अंतिम खोज यह थी कि कौन सी नींद रातों रात मोटर स्किल, गतिशील कौशल में सुधार के लिए जिम्मेदार होती है, जिसके सामाजिक और चिकित्सीय निहितार्थ भी हैं। गति और सटीकता में होने वाली वृद्धि, जो कुशल स्वचालन, ऑटोमेटिसिटी पर आधारित होती है, सीधे तौर पर स्टेज 2 NREM नींद की मात्रा से जुड़ी थी, विशेष रूप से 8 घंटे की नींद की अंतिम 2 घंटों में, उदाहरण के लिए सुबह 5 से 7 बजे के बीच। यदि आप रात 11 बजे सोए हों, यदि आप प्रति रात 8 घंटे से कम और विशेष रूप से 6 घंटे से कम नींद लेते हैं, तो निम्नलिखित होता है। शारीरिक थकान तक पहुंचने का समय 10 से 30% तक कम हो जाता है और एरोबिक क्षमता में उल्लेखनीय गिरावट आती है। इसी प्रकार की क्षति अंगों की फैलाव शक्ति और ऊर्ध्वाधर छलांग की ऊंचाई में भी देखी जाती है। साथ ही अधिकतम और निरंतर मांसपेशीय शक्ति में कमी आती है। इसके अलावा हृदयवाहिका, चयापचय और श्वसन क्षमताओं में गंभीर गिरावट आती है, जो कम सोए हुए शरीर को बाधित करती है, जिसमें लैक्टिक एसिड का तेजी से बनना, रक्त में ऑक्सीजन की संतृप्ति में कमी और इसके विपरीत कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि शामिल है, जिसका एक कारण फेफड़ों द्वारा बाहर निकाली जा सकने वाली हवा की मात्रा में कमी है। यहाँ तक कि शारीरिक परिश्रम के दौरान पसीने के माध्यम से शरीर को ठंडा करने की क्षमता, जो चरम प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, भी नींद की कमी से प्रभावित होती है। यहाँ तक कि वे टीमें भी जो किसी खेल से पहले नींद के महत्व को समझती हैं, इस घोषणा से चकित हो जाती हैं कि खेल के बाद के दिनों में नींद की आवश्यकता उतनी ही, बल्कि उससे भी अधिक आवश्यक होती है। प्रदर्शन के बाद की नींद सामान्य सूजन से शारीरिक रिकवरी को तेज करती है, मांसपेशियों की मरम्मत को प्रोत्साहित करती है और ग्लूकोज व ग्लाइकोजन के रूप में कोशिकीय ऊर्जा को पुनः भरने में मदद करती है। रचनात्मकता के लिए नींद। स्मृति के लिए नींद का अंतिम लाभ और संभवतः सबसे अद्भुत है रचनात्मकता। अध्याय 7 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए भी अत्यधिक। अगले 2 अध्यायों में हम ठीक जानेंगे कि नींद की कमी मस्तिष्क पर इतने विनाशकारी प्रभाव क्यों और कैसे डालती है, और यह कैसे अनेक तंत्रिका विज्ञान और मानसिक रोगों जैसे अल्जाइमर रोग, चिंता, अवसाद, बाइपोलर विकार, आत्महत्या, स्ट्रोक और दीर्घकालिक दर्द से जुड़ जाती है, तथा शरीर की प्रत्येक शारीरिक प्रणाली को प्रभावित कर अनगिनत रोगों और विकारों जैसे कैंसर, मधुमेह, दिल का दौरा, बांझपन, वजन बढ़ना, मोटापा और प्रतिरक्षात्मक में योगदान देती है। मानव शरीर का कोई भी पहलू नींद की कमी से होने वाली इस अपंग और विषैली क्षति से अछूता नहीं रहता। ध्यान दें, मस्तिष्क का एक कार्य जो नींद की कमी की सबसे छोटी मात्रा से भी ढह जाता है, वह है एकाग्रता। इन एकाग्रता विफलताओं के घातक सामाजिक परिणाम सबसे स्पष्ट और प्राणघातक रूप में उन्नीदी ड्राइविंग के रूप में सामने आते हैं। अमेरिका में हर घंटे थकान जनित त्रुटि के कारण किसी न किसी की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो जाती है। इतना ही नहीं, नींद से वंचित प्रतिभागी लगातार इस बात को कम आंकते हैं कि उनका प्रदर्शन कितना घट चुका है।
संज्ञानात्मक प्रदर्शन बनाए रखने के लिए मनुष्यों को प्रति रात 7 घंटे से अधिक नींद की आवश्यकता होती है। केवल 7 घंटे की नींद के 10 दिनों के बाद मस्तिष्क उतना ही निष्क्रिय हो जाता है जितना कि 24 घंटे बिल्कुल न सोने पर। कम नींद वाले एक सप्ताह के बाद 3 पूरी रातों की रिकवरी नींद, यानी केवल सप्ताहांत से अधिक, भी प्रदर्शन को सामान्य स्तर पर वापस लाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। अंततः जब मानव मस्तिष्क नींद वंचित होता है तो वह यह सटीक रूप से महसूस करने में असमर्थ हो जाता है कि वह कितना नींद वंचित है। इस पुस्तक से पाठक कई बातें ग्रहण करें, ऐसी मेरी आशा है। उनमें से यह सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप वाहन चलाते समय उम्मीदें हैं तो कृपया रुक जाए। यह घातक है। क्या झपकी मदद कर सकती है? लोकप्रिय मीडिया में आपने जो भी सुना या पढ़ा हो, उसके बावजूद हमारे पास ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो यह बताए कि कोई दवा, कोई उपकरण या किसी भी मात्रा की मानसिक इच्छा शक्ति नींद का स्थान ले सकती है। पावर नैप नींद की कमी की स्थिति में थोड़ी देर के लिए बुनियादी एकाग्रता बढ़ा सकती है, ठीक वैसे ही जैसे एक निश्चित मात्रा तक कैफीन। लेकिन न झपकी और न ही कैफीन मस्तिष्क के अधिक जटिल कार्यों जैसे सीखना, स्मृति, भावनात्मक स्थिरता, जटिल तर्क और निर्णय निर्माण को बचा सकते हैं। हालांकि हमने व्यक्तियों के एक अत्यंत दुर्लभ समूह की खोज की है जो 6 घंटे की नींद पर जीवित रह सकते हैं और बहुत कम हानि दिखाते हैं, मानो एक निद्राहीन अभिजात वर्ग। प्रयोगशाला में उन्हें बिना अलार्म या जगाने के संकेत के घंटों घंटों सोने का अवसर देने पर भी वे स्वाभाविक रूप से उतना ही कम सोते हैं और उससे अधिक नहीं। इसका एक कारण उनके आनुवंशिकी में प्रतीत होता है, विशेष रूप से BHLHE41 नामक जीन के एक उप प्रकार में। भावनात्मक अतार्किकता। नींद की कमी के दौरान अनेक भावनात्मक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके विपरीत नींद के माध्यम से इनमें से कुछ समस्याओं का उपचार सफल सिद्ध हुआ है। थके हुए और भूलक्कड़। दूसरे शब्दों में, यदि आप सीखने के बाद पहली ही रात नहीं सोते तो आप उन यादों को स्थायी करने का अवसर खो देते हैं, भले ही उसके बाद आप कितनी ही भरपाई वाली नींद क्यों न ले लें। नींद और अल्जाइमर रोग। नींद की कमी को तेजी से एक ऐसे प्रमुख जीवन शैली कारक के रूप में पहचाना जा रहा है जो यह निर्धारित करता है कि आपको अल्जाइमर रोग होगा या नहीं। नींद इन तीनों मोर्चों, निदान, रोकथाम और उपचार के लिए आशा का एक नया प्रत्याशी प्रस्तुत करती है। अध्याय 8, कैंसर, दिल के दौरे और छोटी जिंदगी। नींद की कमी और शरीर। दृष्टि क्षेत्र को व्यापक करते हुए 20 से अधिक बड़े पैमाने के महामारी विज्ञान अध्ययनों ने कई दशकों तक लाखों लोगों का अनुसरण किया है और सभी एक ही स्पष्ट संबंध की रिपोर्ट करते हैं: आपकी नींद जितनी कम, आपकी जिंदगी उतनी ही छोटी। विकसित देशों में रोग और मृत्यु के प्रमुख कारण जैसे हृदय रोग, मोटापा, डिमेंशिया या मधुमेह और कैंसर, सभी के नींद की कमी से कारणात्मक संबंध मान्य है। नींद की कमी और हृदय वाहिका तंत्र। उत्तरी गोलार्ध में मार्च महीने में डेलाइट सेविंग टाइम लागू होने पर अधिकांश लोग 1 घंटे की नींद खो देते हैं। जब शोधकर्ता लाखों दैनिक अस्पताल रिकॉर्ड का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि यह मामूली सी नींद की कटौती अगले ही दिन दिल के दौरों में भयावह वृद्धि के साथ आती है। प्रभाव दोनों दिशाओं में काम करता है। शरद ऋतु में जब घड़ियां आगे बढ़ती हैं और हमें एक अतिरिक्त घंटे की नींद मिलती है तो अगले दिन दिल के दौरों की दर गिर जाती है। यातायात दुर्घटनाओं में भी ऐसा ही उतार चढ़ाव देखा जाता है, जिससे सिद्ध होता है कि मस्तिष्क ध्यान में चूक और माइक्रोस्लीप्स के माध्यम से नींद के छोटे से बदलावों के प्रति हृदय जितना ही संवेदनशील है। वजन बढ़ना और मोटापा। इस समस्त शोध का निष्कर्ष यह है, कम नींद, जैसी कि प्रथम विश्व देशों के अनेक वयस्क नियमित रूप से लेते हैं, भूख और भूख अनुभूति को बढ़ाती है, मस्तिष्क में आवेग नियंत्रण को कमजोर करती है, भोजन की खपत बढ़ाती है,
विशेष रूप से उच्च कैलोरी भोजन खाने के बाद संतुष्टि की भावना को घटाती है और डाइट के दौरान प्रभावी वजन घटाने को रोकती है। नींद की कमी और प्रजनन तंत्र। शिकागो विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में स्वस्थ और दुबले युवा पुरुषों के एक समूह को 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 5 घंटे की नींद तक सीमित किया गया। उनके रक्त में घूम रहे हार्मोनों की जांच करने पर पाया गया कि पूरी तरह आराम की स्थिति की तुलना में टेस्टोस्टेरोन स्तर में स्पष्ट गिरावट थी। यह हार्मोनल प्रभाव इतना बड़ा था कि टेस्टोस्टेरोन की दृष्टि से यह व्यक्ति को 10 से 15 वर्ष तक वृद्ध कर देता है। नींद की कमी और प्रतिरक्षा तंत्र। नींद की कमी संक्रमण की संभावना को अत्यधिक बढ़ा देती है और फ्लू वैक्सीन के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया को कम कर देती है। भाग 3, हम सपने कैसे और क्यों देखते हैं। अध्याय 9, नियमित रूप से मनोविक्षिप्त। यह पाया गया है कि हमारे सपनों से सबसे अधिक संबंध भावनात्मक चिंताओं का होता है। अध्याय 10, रातों रात चिकित्सा के रूप में सपने। सपने सुकून देने वाला मरहम। वास्तव में रेम नींद 24 घंटे के चक्र में एकमात्र समय है जब आपका मस्तिष्क इस चिंता उत्प्रेरक अणु से पूरी तरह मुक्त होता है। नॉरएड्रेनालिन, जिसे नॉरएपिनेफ्रिन भी कहते हैं, मस्तिष्क के लिए वही है जो शरीर के लिए एड्रेनालिन है। जागृत अनुभवों को समझने के लिए सपने। आपके मस्तिष्क में ऐसे क्षेत्र हैं जिनका काम भावनात्मक संकेतों, विशेषकर चेहरों के मूल्य और अर्थ को पढ़ना और समझना है। और यही वही आवश्यक मस्तिष्क नेटवर्क है जिसे रेम नींद रात में पुनः समायोजित करती है। जब मस्तिष्क में रेम नींद की कमी होती है तो बाहरी दुनिया अधिक खतरनाक और प्रतिकूल प्रतीत होने लगती है, हालांकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। अध्याय 11, सपनों की रचनात्मकता और सपनों पर नियंत्रण। सपने रचनात्मक इनक्यूबेटर। जैसा कि अब हम जानते हैं, गहरी NREM नींद व्यक्तिगत यादों को मजबूत करती है, लेकिन रेम नींद वह अद्वितीय और पूरक लाभ देती है जिसमें वह इन मूल तत्वों को अमूर्त और अत्यंत नवीन तरीकों से जोड़ मिला देती है। भाग 4, नींद की गोलियों से लेकर बदले हुए समाज तक। अध्याय 12, रात में डराने वाली चीजें। नींद विकार और नींद न आने से होने वाली मृत्यु। बिना बात को बढ़ाए कहा जाए तो अनिद्रा आधुनिक समाज की सबसे गंभीर और व्यापक चिकित्सीय समस्याओं में से एक है, फिर भी बहुत कम लोग इसे इस रूप में देखते हैं, इसके बोझ को पहचानते हैं या कार्रवाई की आवश्यकता महसूस करते हैं। अध्याय 13, आईबेर, फैक्ट्री की सीटी और नाइट कैप। आपको सोने से क्या रोक रहा है? लंबे आवागमन समय और देर शाम टीवी व डिजिटल मनोरंजन से होने वाली नींद टालमटोल के अलावा, जो हमारी और हमारे बच्चों की नींद को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, 5 प्रमुख कारकों ने यह बदल दिया है कि हम कितना और कितनी अच्छी नींद लेते हैं। 1. निरंतर विद्युत प्रकाश और लेड लाइट। 2. नियंत्रित तापमान। 3. कैफीन। 4. शराब। 5. समय पंचिंग की औद्योगिक विरासत। अध्याय 15, नींद और समाज, चिकित्सा और शिक्षा क्या गलत कर रहे हैं, गूगल और नासा क्या सही कर रहे हैं। रेम नींद ही तर्कशीलता और पागलपन के बीच खड़ी दीवार है। स्कूल के शुरू होने के समय को 1 घंटा बाद करने पर किए गए अध्ययनों ने बदलाव के बाद उच्च GPA, यातायात दुर्घटनाओं में कमी के कारण बढ़ी हुई जीवन प्रत्याशा, बढ़ी हुई उपस्थिति और बहुत कुछ दिखाया है। नींद और स्वास्थ्य सेवा। रेजिडेंसी प्रणाली एक ऐसे डॉक्टर द्वारा विकसित की गई थी जो बाद में कोकीन का आदी निकला, डॉक्टर विलियम हेल्स्टेड। जब रेजिडेंट्स और डॉक्टर नींद से वंचित होते हैं तो गलतियों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। लंबे शिफ्ट के बाद वे स्वयं भी यातायात दुर्घटना में मरने की कहीं अधिक संभावना रखते हैं। किसी भी गंभीर सर्जरी से पहले आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए कि उन्होंने कितनी नींद ली है। अध्याय 16, 21वीं सदी में नींद के लिए एक नया दृष्टिकोण। मेरे लिए इस समस्या का समाधान तर्क के 2 चरणों में शामिल है। पहला,
हमें यह समझना होगा कि अपर्याप्त नींद की समस्या परिवर्तन के प्रति इतनी प्रतिरोधी क्यों प्रतीत होती है और इसलिए क्यों बनी रहती है और भी बदतर होती जाती है। दूसरा, हमें हर उस संभावित प्रभाव बिंदु पर परिवर्तन लाने के लिए एक संरचित मॉडल विकसित करना होगा जिसे हम पहचान सकते हैं। परिशिष्ट स्वस्थ नींद के लिए 12 सुझाव। नींद का एक नियमित समय सारिणी बनाए रखें। व्यायाम बहुत अच्छा है, लेकिन दिन में बहुत देर से नहीं। अधिकांश दिनों में कम से कम 30 मिनट व्यायाम करने की कोशिश करें, लेकिन अपने सोने के समय से 2 से 3 घंटे बाद नहीं। कैफीन और निकोटीन से बचें। सोने से पहले शराबी पेयों से बचें। देर रात बड़े भोजन और अधिक तरल पदार्थ लेने से बचें। यदि संभव हो, उन दवाओं से बचें जो आपकी नींद में देरी करती हैं या उसे बाधित करती हैं। दोपहर 3 बजे के बाद झपकी न लें। सोने से पहले आराम करें। अपने दिन को इतना व्यस्त न रखें कि ढीलापन लाने का समय ही न बचे। कोई आरामदायक गतिविधि जैसे पढ़ना या संगीत सुनना आपके सोने पूर्व अनुष्ठान का हिस्सा होनी चाहिए। सोने से पहले गर्म पानी से स्नान करें। अंधेरा बेडरूम, ठंडा बेडरूम, गैजेट मुक्त बेडरूम। सही मात्रा में धूप लें। दिन का प्रकाश दैनिक नींद पैटर्न को नियंत्रित करने की कुंजी है। हर दिन कम से कम 30 मिनट प्राकृतिक धूप में बाहर जाने की कोशिश करें। यदि संभव हो तो सूरज के साथ जागें या सुबह बहुत तेज रोशनी का उपयोग करें। बिस्तर पर जागते हुए न पड़े रहें। लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं।